कल से ग्रामर का तुम्हारा एक 15 दिन का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं 7वें पीरियड में। आज हम इसकी रूपरेखा कर लेंगे तैयार कि किस तरीके से 8, 9, 10 को बैठना है। तीनों के तीनों क्लास एक साथ बैठेंगे और पूरा सिलेबस सेम चलेगा तुम्हारा। 8th क्लास का स्पोकन में कुछ उस दिन हल्का सा उन्हें हिंट दिया गया था, वो वाली चीज़ आई होप वो क्लियर होगी बिल्कुल। 2 चीज़ें समझ लो। पहली चीज़ कि हम एक मूल चीज़ को ना सीखें और जो रोज़ हमें पढ़ाया जाता है उसे हम रटते रहें। पहला तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम मूल चीज़ को सीख लें और उसके ऊपर अब आधारित सारे जो क्वेश्चंस हैं या सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें आ जाए। 2 तरीके हैं। हमारा विश्वास हमेशा यही रहा है कि एक बेसिक चीज़ें हम सिखा दें और बेसिक के ऊपर जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ें आप अपने आप ही सीख जाओगे। कई बच्चे अब एब्सेंट की महामारी इतनी है, इतनी बड़ी है। अब देखो, अगर आप 8th क्लास में अब देखो कितने बच्चे एब्सेंट हैं? कितने? बस 2 बच्चे एब्सेंट हैं आज। सैटरडे में कितने थे? 11। फ्लक्चुएशन देखो, 11 बच्चे जो सैटरडे में नहीं आए थे उनमें से कुछ और वे होंगे। जरा इधर आना, जरा एब्सेंट जो थे बच्चे जो एब्सेंट थे, लाइन अलग बना लो ना। मुझे तो 7 बच्चे और चाहिए अभी तो। भाई 2 ही तो नहीं आए हैं ना, 9 टोटल थे तो 7 बच्चे और निकलो। ये तो मैं पता नहीं है, कैलकुलेट हो सकता है। 2, 2, 4, 5, 6, एक और चाहिए बस। बाकी सब आए थे उस दिन। और ये जितने भी बच्चे एब्सेंट करते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, उनका नतीजा हम देखते ही हैं। आज देख तो रहा है तुषार और तुम्हारा ये वासु, इनमें और भी ज़्यादा कष्ट है। ज़्यादा कष्ट इसलिए एब्सेंट भी नहीं होते, इनकी कैटेगरी और ही बनानी पड़ेगी। ये ऐसे बच्चे हैं जो एब्सेंट नहीं होते, उसके बावजूद भी ये उन्हीं की कैटेगरी में है पढ़ाई में। कल से ग्रामर जब हम यहाँ पे सीखेंगे तो हम इस बात को सुनिश्चित करते हुए चलेंगे कि ग्रामर की जो चीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है वो सारी की सारी आ जाए। अगर हम एक चीज़ को ऑब्जर्व करें तो हर चीज़ में एक बेसिक पॉइंट होता है जो बिल्कुल मूल रूप से हमें आ जाना चाहिए। और ग्रामर में हमें जो हमारा पार्ट है हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी करने का, वो सभी बच्चों को आए, पहली बात। दूसरी बात, एक्टिव एंड पैसिव वो सभी बच्चों को आ जाए। तीसरी बात, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 8वीं क्लास में बहुत हद तक आ चुके हैं, जहाँ तक पढ़ाए गए हैं। 9th 10th में थोड़ा सा हम उसका रिवाइज करा देंगे एक बार, 9th और 10th में। ये 3 चीज़ ऐसी हैं, सिखाई जाएं या ना सिखाई जाएं, आगे इसका रिवीजन हो या ना हो, ये चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इसके अलावा पैराग्राफ जो आपको दिया जाता है 5, 7, 10 लाइन का, उसकी आप हिंदी बना पाएँ, हिंदी से इंग्लिश बना पाएँ, ये बिल्कुल बेसिक कैटेगरी में हमने डाल दी। ये चीज़ें आप पे बिल्कुल सही तरीके से आ जाएं। ठीक है। अब की बार स्पोकन में हम एक चीज़ करेंगे। हमारा पहले से ही एक फोकस ये रहता था कि हम आंसर को थोड़ा सा लंबा करें। पहले हम एक छोटा आंसर देना सीखते हैं, उसके बाद में हम सिखाते थे कि वो आंसर को थोड़ा सा एलेबोरेट किया जाए ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब की बार हम क्वेश्चन पे भी फोकस कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन 3-4 शब्दों का हो सकता है और वो क्वेश्चन एक पैराग्राफ का भी हो सकता है। व्हेन यू पुट द पीपल इन द कंडीशन, तो वो आपको समझाना पड़ता है पूरा कि अगर इस तरीके से हो जाए और ये ना हो और वो ना हो और ये हो जाए वो हो जाए, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे समझाना पड़ेगा। हमारा फोकस जो है कि आपके जो मानसिकता है उसको थोड़ा सा आप कन्वर्ट करना है इंग्लिश की तरफ। ये चीज़ें बहुत भारी नहीं है, लेकिन अब इस टाइम भारी हैं, उसके मैं हिंड्रेंसेस अभी बता रहा हूँ आपको। बेटा यहीं पे आ जाओ।
विशाल, अगर आपको ये कह दिया जाए कि 10वीं में कोई ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ो या ना पढ़ो पास हो ही जाओगे, तो कैसा फ़र्क पड़ेगा? अगर ये कह दिया जाए कि कोई बात नहीं, पढ़ो या मत पढ़ो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं आपको बता रहा हूँ 70% बच्चों की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। और अगर आपको ये कह दिया जाए कि 10वीं अगर नहीं हुई ढंग से, या 10वीं अगर आप सही तरीके से कर लेते हो, तो आपको इसके तुरंत बाद में एक नौकरी मिलेगी 90% मार्क्स पे, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ वो 10-20%, 25% बच्चों का रिजल्ट 90 से भी अबव जाएगा, जो लापरवाही के कारण 80 तक उलझ जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 80-85 के होते हैं, लेकिन वो 80-85 भी लाने में आलस्य करते हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। लेकिन अगर उन्हें एक लालच दिया जाए, लालच इन द सेंस इंस्पिरेशन, कि तुम्हें एक जॉब मिल जाएगी, जॉब से पैसे आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो उनका जो पढ़ने का तरीका है या लाइफ को लेने का तरीका है वो चेंज हो सकता है। पहला हिंड्रेंस जो हमने अब फील किया है पिछले कुछ महीनों में, वो है अभिभावकों के द्वारा तुम्हें खुली हुई छूट दे देना, एट द सेम टाइम टीचर्स को टॉर्चर करना। टॉर्चर इन द सेंस कि बच्चे अब अनाप शनाप घर जाके बताते हैं कुछ भी, बच्चों को अपनी जान बचानी है। और अभी से नहीं, ये पीढ़ियों से चलते आया है कि बच्चा या कोई भी व्यक्ति घर पे जाके अपनी गलती बताता नहीं है, वो वन साइड ऑफ द स्टोरी बताएगा, और उसकी बात में आके उस पे यकीन करके यहाँ पे आकर के टीचर्स को बिल्कुल एक तरीके से मैं कहूँगा कि उनके हाथ बांध देना, यहाँ तक कि धमकाने के ऊपर तक पे क्वेश्चन करना, ये सीधा सीधा बच्चों की लाइफ के साथ या एजुकेशन के साथ खेलना हो गया। और ये पिछले 2-3 महीने में कहानी बहुत बड़े लेवल पर हुई है। 11 बच्चे परसों एब्सेंट थे, अगर उन्हें आज ठीक कर दिया जाता सुबह, तो शायद ऐसे, और ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये हर क्लास का उस दिन ऐसा ही हाल था। सैटरडे में आपने देखा होगा कितने थे यहाँ पे, इतने सारे बच्चे अनुपस्थित थे जिसकी कोई सीमा नहीं है। पहला हिंड्रेंस तो सीधा सीधा अभिभावक है। अभिभावक नहीं कहूँगा, अभिभावक की सोच है सिर्फ, दबाव। अगर हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपने एक चीज़ देखी होगी, एक चीज़ देखी है, शादियाँ होती हैं, शादियों में सब्जी आती है, सामान आता है, दुकान से आता है। अगर आप उसे ये कहोगे ना घर का सामान है, मुझ में लेके जा रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि वो लापरवाही दिखा दे, आज नहीं आया यार कल ले जाना। लेकिन अगर आप उसे ये कह दोगे ना कि शादी है घर में और ये शादी का सामान है, तो उस दुकानदार को कहीं ना कहीं से, चाहे वो बीमार पड़ जाए, चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो अरेंजमेंट करेगा, क्योंकि वो प्रेशर है। हमारे ऊपर क्या प्रेशर है? कुछ नहीं, काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो पापा फोन कर देंगे। और इसमें मैं आपको लिटरली बताऊं, इसमें स्कूल का तो नुकसान हो ही रहा है। स्कूल का तो रिजल्ट 10-20% डाउन हो ही गया है और होगा, लेकिन तुम्हारी लाइफ के साथ में इतना बड़ा ये अनर्थ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जो चीज़ें हम आसानी से डरा के धमका के समझा सकते हैं ना, उस चीज़ को प्रतिबंधित करवा दिया। अब ऐसी चीज़ हो गई है विशाल कि ये जो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें 5 साल में लगती थी हमें, अब ऐसा लगता है कि इन्हें सिखा भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जैसे ही एक ट्रैक पे जाने की कोशिश करते हैं वैसे ही बच्चा एब्सेंट हो जाता है। अब एक बच्चा आज 21 दिनों बाद आया, 21 दिनों बाद आया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी चीज़ की सूचना, किसी चीज़ का कहना सुनना, एप्लीकेशन, नथिंग। अब टीचर्स के सामने ये मुसीबत कि उसका काम कैसे पूरा कराए, काम पूरा नहीं होगा तो एग्जाम में फेल। आफ्टर सम टाइम ये चीज़ भूल भुलैया हो जाएगी कि वो 21 दिन आया था या कितने दिन आया था या नहीं आया था, और सारी की सारी गलती टीचर्स की। पहला तो, सबसे पहली तो यही चीज़ है। दूसरा चीज़ मैं हमेशा से कहते आता हूँ, मोबाइल तुम्हारा, मोबाइल को कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम थोड़े से सेंसिबली होकर के सीख लें या सोच लें। अल्टीमेटली आप बताओ मुझे, अल्टीमेटली कितने बच्चे ऐसा सोचते हैं यहाँ पे खड़े हुए?
कि एजुकेशन हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ में मैं एक और चीज़ जोड़ता हूँ, कितने बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर हम पढ़ लिए तो हमें लाइफ में कभी मोबाइल चलाने को नहीं मिलेगा, जबकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आप पढ़ लिए तो आपको जो आज आप नाश कर रहे हो ना अपने जीवन का, इससे बेहतर ही मिलेगा, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मोबाइल हो, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ हो, लग्जरीज हो, अगर आप पढ़ लेते हो तो। यानी हम छोटे से लालच के चक्कर में अब 1-2 साल जो कि हमारे इंपॉर्टेंट हैं उसके चक्कर में आके, मोबाइल के और गेम्स के इनके चक्कर में आके सब कुछ विनाश कर बैठेंगे और फिर वही वाली लाइफ हो जाएगी जो आप देखते ही हो आसपास। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी चीज़ हम यहाँ से करवा रहे हैं उस चीज़ का आप अपने माइंड में ये वाली चीज़ बना के बैठ जाएं कि अब पढ़ना तो है ही। पिछले कुछ साल में 2 या 3 साल की कहानी तो मैं 3 साल में विद्यालय में बच्चों का राइटिंग इतनी बुरी तरीके से मतलब प्रभावित हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। राइटिंग के ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अपने राइटिंग को समय से पहले इसमें सुधार ले आए। 90% बच्चों ने अपने राइटिंग के साथ लापरवाही के कारण ऐसा हाल किया। राइटिंग बहुत ठीक था, उसको बिगाड़ा गया है, और ये एक दिन में नहीं बिगाड़ा गया है, ये लगातार आपने ये वाली चीज़ें की हैं, उसके कारण आपका राइटिंग ये खराब हो चुका है। दूसरा है तरीका। आज भी मैंने 9th में आपकी कॉपीज चेक की हैं, 2-4-10 बच्चों की जितने की भी, तरीके के नाम पे 0 है मामला। अगर एक एक्सप्रेशन है विशाल 3x² + 5x + 9, ठीक है परीक्षित, और उसमें पूछा है डिग्री बताओ, तो इन बच्चों ने किया है, क्वेश्चन तो लिख दिया, चलो जैसा लिखा वो छोड़ दिया, 4 नंबर क्वेश्चन डाला और वो एक्सप्रेशन डाला, बराबर लिख दिया 2। तो आप मुझे बताओ इसमें कैसे एक टीचर को पता चलेगा कि ये डिग्री है 2? अगर आप एक एक्सप्रेशन को जो कि 5x² + 9x + 3 है बराबर 2 के रख दोगे तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। तो इसमें डिग्री का जिक्र कहाँ हुआ? अरे भैया सीधा सा बात है, एक्सप्रेशन लिखो, नीचे उसकी लाइन के लिखो डिग्री बराबर 2, वो क्लियर हो गया। px बराबर दिस एक्सप्रेशन, वैल्यू बतानी थी 2, 3, 5, और इन बच्चों ने वो भी सही तरीके से की नहीं। जो कि 4 क्लास या 3 क्लास में समझाई जाए ना, वो भी उस वैल्यू को निकाल के x की वहां पे वो वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे किया हुआ है? किसी ने तो डायरेक्ट ही कर दिया, किसी ने px लिखा और सीधा एक्सप्रेशन डाला और फिर सीधे की सीधी वैल्यू डाल दी। अरे भैया जब p2 पे तुम्हें वैल्यू निकालनी है तो वहां पे px जहां पे रखा था उसके जस्ट नीचे लिखो p2, और p2 के बाद में जहां पे x आया वहां पे वो वैल्यू रख दो। आप क्या सोचते हैं छोटी छोटी चीज प्रभावित नहीं करती? इनसे आपका जो थोड़ा बहुत बना हुआ एक तस्वीर है ना माइंड में, वो भी 0 हो जाएगी। हमें तो ये लगने लगा है कि मतलब आप घर पे जाके करते क्या हो, क्या करते हो? नथिंग, मतलब आए और टाइम पास हुआ और चले गए। ये वाली चीज आज से तुम खत्म कर दो। विशाल 9th और 10th की ये जिम्मेदारी है, स्पेशली 10th की, कि हम जितना ज़्यादा इन्हें मोटिवेट कर सकते हैं उतना ज़्यादा करें। कोई नहीं बोलता है, कोई जानबूझ के लापरवाही दिखाता है तो आप इन्फॉर्म करेंगे सारे, ठीक है। 8, 9, 10 में 8वीं क्लास एक ऐसी स्थिति में है जो 3 महीने के बाद में 9th में आ जाएगी। कंडीशन बहुत बुरी है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। 9th में 2-3 एक्सरसाइज हो गई हैं, 10th में आज 4.1 हो गया, और 8th में आज मैंने ट्रायंगल शुरू किया है। ये चीज़ें सारी उसी दिन की समाप्ति तक खत्म हो जाएं, और जो डाउट्स हैं वो अगले दिन की शुरुआत में जमा हो जाएं कि सर यहाँ पे दिक्कत है। अदरवाइज मैं आपको सही बता रहा हूँ, 9th में मुझे इतनी स्ट्रेंथ चाहिए नहीं, मुझे चाहिए बस 15 बच्चे, आप हो 48। आप ये ध्यान रखना किस किस को मैं स्कूल से बाहर करूँगा। अगर आपकी पढ़ने की सच में इच्छा है यहाँ, तो आप सीधा सेंटर में आके उन चीज़ों को करना शुरू कर दो जो एक विद्यार्थी के जीवन में होती हैं।
अभी भी आप स्ट्रेंथ देख लो, इन बच्चों की तो शायद 22-23 ही है और इन बच्चों की 28 है। वो मेरी गलती के कारण है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब की बार तुम्हारे ऊपर पूरा ध्यान है, 15 से 20 बच्चे रखे जाएंगे, आपकी इच्छा है, पढ़ेगा वो रहेगा, ठीक है। आपकी मैंने उस दिन भी कहा था वीडियो सेशंस होंगे, देखता हूँ आज शाम तक कुछ ना कुछ सेटअप करवाऊंगा। ये वीडियो सीधी आपके व्हाट्सएप पे जाएंगे, सीधी की सीधी व्हाट्सएप पे आपकी एक्टिविटी सीधी सीधी दिखाई जाएंगी मम्मी पापा को कि ये चीज़ है, ये चीज़ ये करता है। अभी के लिए हम इस चीज़ को यहीं पे छोड़ते हैं। उस दिन 8वीं क्लास में डू यू वाला सिस्टम कराया था, डू यू, और आगे वो एक्शन लगाना है जिसके बारे में आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। कई बच्चे सोच सकते हैं कि ये ज़्यादा सिंपल है तो हम क्यों करें, लेकिन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है। और उसके बाद में जब हमने उसका आंसर देने की कोशिश की, क्योंकि जो भी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जो भी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा उसका या तो यस होगा या नो होगा आंसर। तो उसका जो यस में आंसर था एक नो में आंसर था। यस आई और सीधा वर्ब लगा देते हैं, एक्शन लगा देते हैं। नो में सबको पता है आई के साथ डोंट का यूज करते हैं, नो आई डू नॉट एक्शन। जो व्यक्ति एक चीज को बराबर तरीके से सीख लेता है उसे ना तो डिड में दिक्कत आएगी, अब ना विल शैल में आएगी, ना इज एम आर वोज वर में आएगी। दिक्कतें ही उसे आएगी जो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को हंसी मजाक में ले लेता है। इसलिए मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूं एज ए टीचर, मुझे करनी नहीं चाहिए रिक्वेस्ट, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। मैं दूसरा रास्ता भी अपना सकता हूं 1 सेकंड में, लेकिन फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़ के ये विनती कर रहा हूं कि आप अपने रवैये को सारे सुधार लें और स्कूल का साथ दें, अपने मम्मी पापा का साथ दें, और अनाप शनाप की चीज़ें मत बताया करें घर जाके। हुआ कुछ है और बताया कुछ है, इससे तुम्हारा तो नुकसान होगा ही होगा, उन बच्चों का भी नुकसान होगा जो पीछे वाले हैं और वो आने वाले हैं, उनके भी हाथ नहीं लगाया जाता, ठीक है। एक और जो लास्ट में मैं ख़त्म करता हूँ, जो भी चीज़ हमारी होती हुई चल रही है इस टाइम, उसका आप ये तय मान के चलें अगले दिन उसका टेस्ट हो सकता है, और आज मैंने ये फाइनली बता दिया। तो जो भी चीज़ हमारी होती हुई चल रही है वो वर्बल या रिटन आपसे पूछी जा सकती है, और आपके पास में ये बहाना अब नहीं होगा कि सर ये कल बताया ही नहीं था। आपके नाखून ठीक हो, सबके दांत बिल्कुल ठीक हो, नहा के यहाँ पे आए, बाल ठीक हो, जब भी आपके लंबे बाल होंगे आपको पनिशमेंट दी जाएगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आप शुक्रवार शनिवार रविवार में इनका ध्यान रखा करें। डिसिप्लिन पहले नंबर पे है, इसे बनाने में या तो हमारा साथ दें या आपका पार्ट यहाँ से ये ख़त्म ही कर देंगे हम जेनेटिक्स से, तो आप कहीं दूसरे विद्यालय में पढ़ोगे। आप कुछ के कारण पूरा का पूरा विद्यालय एक अनुशासित स्थिति में चला जाता है, और इससे कितना ज़्यादा नुकसान है और बच्चों का भी, ये मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। मैं 10वीं को पूरी तरीके से आज़ाद करता हूँ इस बारे में। आप सीधा सीधा नाम लेके बताएंगे कि सर ये यहाँ पे गड़बड़ करता है, और इसमें आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है जितनी टीचर की, ठीक है। बनाना पड़ेगा डिसिप्लिन, ये मजबूरी है। किसी को कुछ कहना सुनना है इस बारे में? कर दें खत्म। कोई शक है किसी बात में? कोई भारीपन है कि ये तो ज़्यादा हो गया? आपके 30, 35, 40 मिनट के पीरियड में उतना ही हो पाता है जितना आप एक दिन में कवर करो, उससे फालतू होता नहीं है। अगर आज 4.1 भी हुआ है तो कितने सवाल होंगे? 5 सवाल, 6 सवाल, और कितने भी हों, जब हमने एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एडमिशन ले रखा है तो फिर उससे फ़र्क ही क्या पड़ता है, ठीक है। 8वीं क्लास अपनी क्लास में बिल्कुल आराम से लाइन के साथ जाएगी, ऐसे फिर 9th और 10th।